स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एससीओ सदस्य देशों ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में की निंदा। साझा बयान में कहा हमले के दोषियों को मिले सजा। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं स्वीकार। पीएम मोदी ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास पर एससीओ सदस्य देशों से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का किया आह्वान। इसे एससीओ के सिद्धांतों के मूल चार्टर का बताया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ से एकजुट होकर 80वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म करने का किया आह्वान। कहा ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को कैद रखना भावी पीढ़ी के साथ घोर अन्याय। एससीओ की बैठक से पहले 3 महाशक्तियों का महामिलन। पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग ने विचारों का किया आदान प्रदान। एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक। अफगानिस्तान में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप। अब तक 250 लोगों की मौत और 500 से ज्यादा लोग हुए घायल। दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए झटके। और आइए सभी समाचार को विस्तार से जानते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तियानजिन में हुए एससीओ लीडर्स की बैठक के बाद जारी साझा बयान में सदस्य देशों ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की। साथ ही कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराते हुए ये स्पष्ट किया कि इन खतरों का इस्तेमाल किसी भी स्वार्थी उद्देश्य के लिए किया जाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी माना कि आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में संप्रभु देशों और उनकी सक्षम संस्थाओं की भूमिका सबसे अहम है। सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, दोहरे मानदंडों को अस्वीकार्य बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो सीमा पार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से मिलकर लड़े। शंघाई सहयोग संगठन के साझा बयान में भारत की पहलों को मान्यता मिली। तियानजिन एससीओ घोषणा पत्र में भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को समर्थन मिला। एससीओ सदस्य देशों ने नई दिल्ली में 3 से 5 अप्रैल 2025 को आयोजित 5वें एससीओ स्टार्टअप फोरम के सफल आयोजन का स्वागत किया, जिससे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा मिला। सभी देशों ने 21 से 22 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 20वें एससीओ थिंक टैंक फोरम की बैठक को भी सराहा। इसके अलावा साझा बयान में भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWM स्थित एससीओ अध्ययन केंद्र के योगदान को भी सराहा गया, जिसने सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती करार देते हुए कहा कि सभी तरह के आतंकवाद का एकजुट होकर विरोध करना सभी का दायित्व है। पीएम मोदी ने आज तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों के 25वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती है और इस पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में
टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और विकास के लिए कनेक्टिविटी को जरूरी बताया, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बायपासेस sovereignty, losing trust and मीनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म की अपील करते हुए एससीओ सदस्य देशों को एक मत होने का आह्वान किया। वैश्विक संस्थानों रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक मत होकर यूएन रिफॉर्म का आवाहन कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। एससीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। एससीओ समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय बैठक के लिए आयोजन स्थल से एक साथ रवाना हुए। बैठक में दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी और पुतिन के बीच बैठक में कुछ ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं जिन पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ 22 अगस्त को मॉस्को में चर्चा की थी। इनमें ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बनाए रखना, रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में ऊर्जा संसाधनों की साझी खुदाई और भारत रूस व्यापार संतुलन शामिल है। भारत चाहता है कि वो रूस को दवाइयों, कृषि और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में अधिक निर्यात करे, जिससे व्यापार असंतुलन को सुधारा जा सके। इसके अलावा भारत ने रूस से गैर शुल्क बाधाएं और अन्य नियमों को जल्द हटाने का अनुरोध किया है, जिससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिल सके। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है।
चीन के तियानजिन में आज एससीओ समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंच पर एक साथ नजर आए। इस दौरान इन तीनों देश के नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री देखने को मिली, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। तीनों नेता आपस में बात करते देखे गए। कहा जा सकता है कि तीन देशों की ये ट्रायो डिप्लोमेसी लंबे वक्त तक सुर्खियों में बने रहेगी। ये ऐसी तस्वीर है जो एशिया की महाशक्तियों के तालमेल की नई परिभाषा तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, ये तीनों नेता एक साथ तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू का दौरा करेंगे। गृह मंत्री भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करेंगे। अमित शाह आज सुबह बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले। इसके बाद वे राजभवन जम्मू में बाढ़ राहत उपायों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री के सामने राज्य की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। इससे पहले कल केंद्र सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने 4 प्रदेशों के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दलों यानी IMCTs का गठन किया है। ये टीमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जमीनी स्तर पर आकलन करेगी। केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों में चल रहे राहत कार्यों में NDRF और सेना की लगातार मदद कर रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला अभी जारी है। जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल रात हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसी बीच चिनाब नदी में फंसे 8 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। भारी बारिश के चलते इलाके की बिजली आपूर्ति भी लगातार प्रभावित हो रही है। आज कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए भारतीय सेना की पश्चिमी कमान व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चला रही है। तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सेना विमानन और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर सहित कुल 47 टुकड़ियों को सक्रिय किया गया है। साथ ही फॉर्मेशन इंजीनियर्स, चिकित्सा और संचार संसाधनों को भी तैनात किया गया है। बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। यहां भी बारिश का कहर लगातार जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बीते 2 से 3 दिनों में भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की घटनाओं से बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते प्रदेश के 10 जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इनमें शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, चंबा, मंडी और ऊना जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं चंबा में बीते 4 दिन पहले आई आपदा से एक ओर हुए भारी नुकसान से जहां जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश के चलते राहत और बचाव कार्यों में भी बाधा आ रही है। शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। कुल्लू में भारी बारिश के कारण नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है।
भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने और सभी प्रशासनिक चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिन के लिए प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। आईएमडी ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। इस चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन ने एक बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। भारी बारिश को लेकर 11 जनपदों में आज स्कूल बंद हैं। वहीं कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। इधर पंजाब के बाढ़ प्रभावित पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में सहायता अभियान जारी है। भारतीय वायुसेना लगातार प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में वायुसेना ने 11 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही 2150 किलोग्राम आवश्यक राहत सामग्री भी पहुंचाई। वायुसेना के प्रयासों से माधोपुर बैराज से पार्थिव शरीरों को सम्मानपूर्वक निकाला गया। भारतीय वायुसेना का यह निरंतर प्रयास सेना के मानवीय मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्र सेवा के जज्बे को दिखाता है। बात अब बिहार की करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावा आपत्ति दर्ज करने का आज अंतिम दिन है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों ने अपने नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है, जबकि 2 लाख से अधिक आवेदन नाम हटाने के लिए प्राप्त हुए हैं। हालांकि तय समय सीमा की मांग को बढ़ाने को लेकर विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। याचिका में कहा गया है कि 22 अगस्त की सुनवाई से पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए करीब 84,000 से ज्यादा लोगों ने अपना दावा पेश किया था। उसके बाद 27 तारीख को ये संख्या करीब 2 गुना हो गई। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया था कि बहुत सी जगहों पर सिर्फ आधार कार्ड वाले लोगों के दावे को चुनाव अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि आयोग एसआईआर प्रक्रिया पूरे पारदर्शी तरीके से पूरी कर रहा है। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। आज वो कर्नाटक के मैसूरू में अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान के हीरक जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वो कल चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक की 120वीं स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। इसके अलावा उनका तिरुवरूर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है। हमारी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से क्या अनुभव अर्जित किए और भविष्य के वॉरफेयर को लेकर क्या रणनीति तैयार की है, हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने सेंट्रल आर्मी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग्या सेन गुप्ता से खास बातचीत की है और जाना है। आपको बताते हैं। रण संवाद कॉन्वर्सेशंस अबाउट वॉरफेयर हमारी तो इतनी पुरानी इतिहास है, बिकॉज कौटिल्य ने और हमारे जो फॉर्मर सेंट्स हैं उन्होंने भी जो गुरुकुल की प्रथा है उसमें देखा है। ऑप सिंदूर is ongoing, still ongoing, as our Prime Minister says. Just a few days back, the Prime Minister announced ऑपरेशन सुदर्शन चक्रा। तो इतने डायनामिक एनवायरनमेंट में हमारा ये रण संवाद कॉन्क्लेव होना वो कितना अहम है? ये इस मौके पे ये रण संवाद होना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। और जैसे आपने बताया कि ऑप सिंदूर में जो सक्सेस हमारे फौज, हमारे नेशन को मिली है, जिसके कारण हमने उसके टेररिस्ट कैंप, उसके टेररिस्ट अड्डे ध्वस्त कर दिए हैं, उसको आगे बढ़ाना और उससे जो लेसन्स निकले हैं उनको आगे ले जाने के लिए ये रण संवाद इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और इस रण संवाद में ये तय किया गया है कि हमारी पुरानी चाणक्य नीतियाँ, हमारे पुराने शास्त्रों में जो लेसन्स निकले हैं उनको आज की स्ट्रैटेजी के साथ किस तरह मिलाया जाए, ताकि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं और उसको जो हम नीति बनाते हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको हम किस तरह से आगे ले जाएं ताकि हमारी ऑपरेशनल रीच, हमारी ट्रेनिंग, हमारी टैक्टिक्स, प्लानिंग बिल्कुल टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए
हमारी अपनी स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए, ना कि किसी बोरोड स्ट्रैटेजी, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ के हमारी देश की काबिलियत और डिटरेंस कैपेबिलिटी किस तरह बढ़ेगी। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में मैत्री एक्सरसाइज का 14वां संस्करण आज से 14 सितंबर तक मेघालय में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के मुताबिक ये अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के मापदंडों के तहत अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ अपील पर मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने प्रसन्नता जाहिर की है। दिल्ली के होटल ताज पैलेस में डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मुल्क में हम किसी से कम नहीं हैं। मालिनी अवस्थी ने डीडी न्यूज के दर्शकों के लिए एक खास गीत गुनगुनाकर स्वदेशी अपनाने की अपील भी की है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने लोक गायिका मालिनी अवस्थी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जो आपको सुनवाते हैं। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। मालिनी जी, प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया है। एक लोक गायिका, एक सामाजिक जो है व्यक्तित्व होने के नाते क्या कहेंगे? राष्ट्र का असली नेता वही है जो देश के स्वाभिमान को जागृत करे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि एक राष्ट्र जिसको 2013-14 में जब हम लोग एक पूरे विश्व में एक निराशा कह ले, एक दबे हुए राष्ट्र जैसी कहीं न कहीं परसेप्शन था, प्रधानमंत्री जी ने उसको न सिर्फ ध्वस्त किया है, एक आम भारतीय के मन में भी ये विश्वास जगाया कि आप कर सकते हैं। कब ये हुआ कि हमने एक बुनकर का सम्मान किया, कब ये हुआ कि हमने मिट्टी के बर्तन निर्मित करने वाले कुम्हार का सम्मान किया। एक एक चीज में कहीं न कहीं स्वदेशी आचरण, ये सिर्फ कहने से नहीं आएगा, हम सबको राष्ट्र धर्म समझ करके इसको अपनाना होगा। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान को पंख लगाने के लिए मालिनी अवस्थी दो पंक्ति गुनगुना कर कुछ संदेश देना चाहेंगे? मत लई हो अरे कपड़ा विदेशी, ओ परदेसी बालमा। नायिका अपने पति से कह रही, तुम परदेश तो जा रहे हो, वहां से मेरे लिए कपड़ा मत लाना। बच्चों को कोट पैंट हरगिज ना मंगाइए, हरगिज ना मंगाइए, हरगिज ना मंगाइए। बचे रोजाना रे खर्चा 1000, स्वदेशी ओ बालमा। विदेशी के चक्कर में पैसा रुपया कौड़ी न खर्चा करो, अपना बनाओ, अपना पहनो, स्वदेशी होने में अभिमान करो। धन्यवाद। मालिनी अवस्थी जो लोकप्रिय लोक गायिका हैं, वो अपने गीतों के माध्यम से दूरदर्शन के दर्शकों के लिए ये आह्वान करना चाह रही हैं कि स्वदेशी अपनाओ। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इन दिनों देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। तेलंगाना के वारंगल में भगवान गणेश की 45 फीट की इको फ्रेंडली मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति को बांस, क्ले और रेत जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया गया है। इसके साथ ही इस पंडाल में विभिन्न प्रकार की अनूठी गणेश प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। ये सभी मूर्तियां आस्था और कला का अनूठा संगम नजर आ रही हैं। ये मूर्तियां विभिन्न स्थानीय परंपराओं और आधुनिक कलाकृतियों को भी दर्शाती है, जो भक्तों को भगवान गणेश के अनंत रूपों का अनुभव करा रही है। वहीं इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियों के जरिए पर्यावरण का संदेश दिया जा रहा है कि ये पहल न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि समाज को प्रकृति के प्रति जागरूक करने का भी एक सशक्त प्रयास है।
रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबर का। अफगानिस्तान में कल रात को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वोत्तर प्रांत कुनर में भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। इसमें कम से कम 250 लोगों की मौत हो गई है और 500 लोग घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या अभी प्रारंभिक है। बचाव दल सीमित संचार व्यवस्था के साथ दूर दराज के इलाकों में पहुंच रहे हैं। इलाका दुर्गम होने के कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूकंप का केंद्र पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद से 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 6.3 के बाद हालांकि 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन उनकी तीव्रता 5.0 और 4.3 और 4.7 के आसपास आंकी गई। ये झटके अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों के कारण लोगों में दहशत फैल गई। वो घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भारत में किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ का कहर भी जारी है। इस विनाशकारी बाढ़ ने देश के उत्तर पूर्वी हिस्से के हजारों गांवों में 15 लाख लोगों को प्रभावित किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक इस मानसून सीजन में अब तक पूरे पाकिस्तान में 850 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रावी, सतलुज और चिनाब नदियों में बढ़ते जल स्तर ने पंजाब क्षेत्र में हजारों घरों को तबाह कर दिया है, जिसमें लाहौर भी शामिल है। मानसूनी बारिश के कारण तीनों नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। इसके चलते पूर्वी प्रांत पंजाब में बाढ़ आ गई। 1400 से अधिक गांव जलमग्न हो गए और कुछ स्थानों पर अधिकारियों को जानबूझकर नदी के तटबंधों को तोड़ना पड़ा। बाढ़ के कारण यहां विस्थापित लोगों को अस्थायी टेंट शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। खेल की खबरों में बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप में आज भारत का सामना कजाकिस्तान से होगा। इस मुकाबले में भारत अपनी तीसरी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगा। इससे पहले कल खेले गए मैच में भारत ने जापान को 3-2 से मात देकर विजय अभियान जारी रखा। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में सुपर 4 इन 4 चरण में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अगले महीने टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत ने 19 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता में भारत के पुरुष भाला फेंक खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होगी, जिसमें नीरज चोपड़ा की अगुवाई में देश के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 13 से 21 सितंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के अलावा सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आपको बताएं कि अगले महीने टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है और 19 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतियोगिता में पुरुष भाला फेंक खिलाड़ियों की संख्या बताई गई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय बैठक के बीच बैठक जारी है। तो ये बैठक के दृश्य आपको बता रहे हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हो रही है। बैठक के ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि एससीओ समिट का आज पूर्ण सत्र आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और उसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये द्विपक्षीय बैठक आयोजित हो रही है। बैठक के दृश्य आपको साफ तौर पर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जब एक ही गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठक के लिए रवाना हुए थे। और इस वक्त ये द्विपक्षीय बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये द्विपक्षीय बैठक की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। एससीओ समिट का आयोजन चीन में हो रहा है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से अपना संबोधन दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हो रही है। पूरी दुनिया की निगाहें इस अति महत्वपूर्ण बैठक पर है
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब द्विपक्षीय बैठक आयोजित हो रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर इस द्विपक्षीय बैठक में चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं जिन पर पूर्व में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ 22 अगस्त को मॉस्को में चर्चा की थी। उम्मीद है उसी चर्चा को इस द्विपक्षीय बैठक के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। बात इसमें ऊर्जा क्षेत्र की जाए, रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में ऊर्जा संसाधनों की साझा खुदाई का विषय इसमें जुड़ सकता है। भारत रूस व्यापार संतुलन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, भारत और रूस के साथ व्यापार के संतुलन को किस तरह से एक नई दिशा दी जा सकती है, उस पर भी इस द्विपक्षीय बैठक में चर्चा होने की संभावना है। तो ये द्विपक्षीय बैठक आयोजित हो रही है, पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर है, जिसकी तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता में बैठे हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी अपनी तरफ से चाहता है कि वो रूस को दवाइयों, कृषि और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में अधिक निर्यात करे, जिससे व्यापार संतुलन को सुधारा जा सके। इस संतुलन को सुधारने के साथ साथ किस तरह से भारत और रूस किस तरह से रफ्तार दे सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों को, उसको लेकर के भी इस द्विपक्षीय बैठक में चर्चा हो रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में मौजूद हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पूरा प्रतिनिधिमंडल इस द्विपक्षीय वार्ता में, इस द्विपक्षीय बैठक में मौजूद है। भारत ने रूस से गैर शुल्क बाधाएं और अन्य नियमों को जल्द हटाने का अनुरोध भी किया है, जिससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिल सके। किस तरह से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, वो विभिन्न कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिनके दरवाजे खोलते हुए इस द्विपक्षीय वार्ता के साथ नजर आएंगे। कैसे हम विकास को गति दे सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिनको निर्यात बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर के अति महत्वपूर्ण ये द्विपक्षीय बैठक का आयोजन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, और साथ में प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। पूरी दुनिया की निगाहें आज इस बैठक पर टिकी हुई है। इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इससे पहले भी हमने एक मित्रतापूर्ण जो तस्वीरें थी वो आपसे साझा की थी, जहां साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही वाहन में सवार होकर इस द्विपक्षीय बैठक के लिए रवाना हुए थे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई है
और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что она проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. यूएन, ब्रिक्स, एससीओ जरूर इस गठन में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय
उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो एससीओ समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो द्विपक्षीय बैठक हो रही थी उसके दृश्य साफ तौर पर हम आपको बता रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से कहा रूस के राष्ट्रपति से कि आपसे मिलना हमेशा ही यादगार रहता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, हमेशा भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर के लगातार आगे बढ़े हैं, साथ चले हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि आज जो हम द्विपक्षीय बैठक के साथ बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आगे रिश्तों को और भी बढ़ावा देगी, इन रिश्तों को और भी प्रगाढ़ करेगी। साथ ही साथ आज की मुलाकात के बाद ये रिश्ते आगे तो बढ़ेंगे ही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस के बीच एक विश्वसनीय रिश्ता है जो और भी गहरा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यूक्रेन से चल रहे रूस के संघर्ष को लेकर के भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी मानवता की पुकार है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। इस समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे तो आपको बता दें कि आपको बताएं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। द्विपक्षीय वार्ता की दृश्य साफ तौर पर हम आपको बता रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उसको लेकर के कहा कि पूरी मानवता की यही पुकार है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों न रही हो, भारत और रूस हमेशा से साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर के हमेशा आगे बढ़े हैं, साथ चले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि शांति के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी शांति के प्रयासों का स्वागत करते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि रूस और भारत के बीच विश्वसनीय रिश्ते हैं। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे।
हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपको बता दें कि एससीओ समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। प्रतिनिधिमंडल इस मौके पर मौजूद रहा। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं किस तरह से ये बैठक आयोजित हुई। द्विपक्षीय बैठक का आयोजन भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि रूस के राष्ट्रपति से कि भारत हर परिस्थिति में रूस के साथ हमेशा से कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा है। एससीओ समिट खत्म होने के बाद इस बैठक का आयोजन हुआ। द्विपक्षीय बैठक, प्रतिनिधिमंडल भी इस मौके पर मौजूद रहा। भारत का प्रतिनिधिमंडल रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस का प्रतिनिधिमंडल भी इस मौके पर मौजूद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इस मौके पर कहा कि 140 करोड़ भारतीय आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी मानवता की ये पुकार है कि शांति स्थापित हो। साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा रूस के राष्ट्रपति से कि आपसे मिलना हमेशा यादगार होता है, आपसे हमेशा यादगार मीटिंग होती है। एससीओ समिट खत्म होने के बाद भारत और रूस के बीच ये द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई, जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था। पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर साफ तौर पर लगी हुई हैं और ये बैठक का आयोजन हुआ। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको बताई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही गाड़ी में सवार होकर इस द्विपक्षीय बैठक के लिए रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच ये द्विपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों ही देशों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। इस मौके पर रूस की तरफ से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये द्विपक्षीय वार्ता और भी प्रगाढ़ होगी और भी आगे बढ़ेगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, पूरी दुनिया की निगाहें से द्विपक्षीय बैठक पर थी, किस तरह से बैठक होगी, कौन कौन से विषय होंगे, किन पर चर्चा हो सकती है? अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर किस तरह से मानवता की पुकार जो है शांति को लेकर के उसका जिक्र किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत और रूस के संबंध जो है वो हमेशा किसी भी तरह की परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थितियाँ हों, साथ रह करके आगे बढ़ें। देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत ही अहम मुलाकात है और ऐसे में जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा भारत पर आरोप लगाया है कि रूस का जो युद्ध है उसको भारत पोषित करता रहे, भारत फंड करता रहे क्योंकि भारत ने तेल खरीदा है, तो निश्चित तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बातचीत होगी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कि यह जो स्थिति बनी है इस स्थिति का मुकाबला कैसे किया जाए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बहाने से 50% की टैरिफ लगाई है, वो उस व्यापार के घाटे को कैसे भारत पूरा करेगा। और भारत लगातार इस बात को पिछले कई बैठकों से उठाता रहा है कि रूस के साथ भी जो व्यापार का असंतुलन है, मतलब हम ज़्यादा आयात करते हैं, कम निर्यात करते हैं। रूस ने जो कुछ ऐसे बैरियर्स लगाए हैं जो कि नॉन टैरिफ बैरियर जिनके कहते हैं, तो नॉन टैरिफ बैरियर को भी रूस को हटाने पर राजी होना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण बात है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ करेंगे। निश्चित तौर पे जो एकजुटता दिखी है एससीओ के मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में, और यहाँ तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग में भी, निश्चित तौर पे यह एक संदेश गया है पूरी दुनिया में, खासकर कि ग्लोबल साउथ के देशों में, कि अगर ये तीन देश कई मसलों पे एकजुट होंगे तो एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, एक ध्रुवीयता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस एक ध्रुवीयता को चैलेंज मिल सकता है क्योंकि भारत लगातार बहुत ध्रुवीयता की बात करता रहा है और इस मामले में चीन भी लगातार भारत के साथ रहा है, रूस भी इसके पक्ष में रहा है कि एक ध्रुवीय दुनिया नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे वो राजनयिक या सामरिक मामला हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में यह चर्चा है, यह चर्चा काफ़ी अहम है और देखना होगा कि इसका किस तरीके से रिजल्ट निकल के आता है, किस तरीके से बयान या किस तरीके के प्रेस रिलीज संयुक्त बयान आते हैं बैठक के बाद। जी
अखिलेश, ओपनिंग रिमार्क्स तो हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा। लेकिन हम व्यापार संतुलन की अगर बात करें तो वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो नए दरवाजे, नए द्वार खोलते हुए, नया अध्याय लिखते हुए इस बैठक के बाद नजर आ सकते हैं? देखिए, हम तो रूस से हथियार बड़े पैमाने पर खरीदते हैं, हमारे हथियार का बड़ा हिस्सा रूस की तरफ से आता है। दूसरा, हमारा आजकल जो तेल का प्रतिशत भी हमने रूस से ज़्यादा खरीदना शुरू किया है, क्योंकि जो व्यापारिक ज़रूरतें थी, हमारे घरेलू ज़रूरतें थी और जिस तरीके की सप्लाई चेन में बाधा आने की स्थिति थी, उसमें रूस से हमने तेल का आयात शुरू किया था और तेल निश्चित तौर पे एक रीजनेबल प्राइस पे हमें मिल रहा था, तो हम खरीद रहे थे। लेकिन अब जहाँ तक निर्यात बढ़ाने की बात है भारत से, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में हमेशा से रहे हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किस तरीके से वो नॉन टैरिफ बैरियर के माध्यम से रूस रोक न लगाए या रूस की जो अन्य जो संस्थाएं हैं वो रोक लगाए, इसमें बात होगी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके अलावा हमारा जो लेदर प्रोडक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा फार्मास्यूटिकल्स के जो प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल्स हमारा दुनिया भर में काफ़ी प्रमुख है और उसका भी जो है निर्यात हो सकता है रूस के अंदर। इसके अलावा हमारे जो कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट है, उसमें हम काफ़ी मजबूत हैं। तो ये सारे जो ऐसे चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम निर्यात के क्षेत्र में रूस को पहुंचा पाएँ तो निश्चित तौर पे एक जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस जो है एक सामान्य स्थिति पे आ पाएगा और जो घाटा हमको अमेरिकी मार्केट से मिल रहा है, वो अमेरिकी मार्केट से हमको शायद वो घाटा रूस पूरा कर सके, और न सिर्फ रूस बल्कि अन्य देश। अखिलेश, आज की जो ये द्विपक्षीय बैठक की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही है, अगर इसको वैश्विक पटल के लिहाज से समझा जाए तो किस तरह का संदेश देती हुई ये द्विपक्षीय बैठक साफ तौर पर नजर आ रही है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गहरे रिश्ते, मित्रतापूर्ण गहरे रिश्ते साफ तौर पर तस्वीरों में हमें देखने को मिल रहे हैं। निश्चित तौर पे जो एक फ़ोटो रिलीज किया गया जब एससीओ की बैठक ख़त्म हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक ही गाड़ी में सवार होकर जब द्विपक्षीय बैठक के लिए गए, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर थी। पूरी दुनिया के लोगों ने इस तस्वीर को देखा। आमतौर पे होता ये है कि जो होस्ट करता है बैठक को, लेकिन चूंकि यहाँ होस्ट नहीं था, दोनों ही कह सकते हैं को होस्ट थे, फिर भी होता है कि एक इंतजार करता है बैठक की जगह पे और दूसरा वहाँ पहुँचता है। तो ऐसा नहीं दिखा के दोनों ही एससीओ के मंच से उतरे, उसके बाद दोनों साथ साथ गाड़ी में गए और निश्चित तौर पे इनफॉर्मल एक कह सकते कि थोड़ी देर की इनफॉर्मल बातचीत समिट गाड़ी के अंदर भी हुई होगी। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि तस्वीर है पूरी दुनिया के लिए और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, कि उनके दबाव में आकर भारत रूस के साथ अब से संबंधों में किसी तरह की शिथिलता लाने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई, उस बातचीत में उन्होंने कहा कि रूस और भारत जो है हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। जब भी संकट की स्थिति आई है, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है और निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से एक संकट की स्थिति है, उस संकट की स्थिति में दोनों एक दूसरे के साथ हैं और खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप की चुनौतियों के सामने कि हम अपने संबंधों में कोई शिथिलता नहीं आने देंगे आपके कारण। आपकी अगर इच्छा है कि हम रूस के साथ संबंध तोड़ लें, जो हमारा एक अस्थायी सहयोगी रहा है उससे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसके माध्यम से उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में सामने खुलेआम तौर पर उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो संघर्ष है वो शांतिपूर्ण तरीके से हल हो, इस बात की हम हमेशा इच्छा रखे हैं और भारत ने हमेशा इस बात के लिए वकालत की है और उसमें जो भी सहयोग बन पड़ा है भारत ने किया है। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो भी शांति के प्रयास हुए हैं, उन शांति के सभी प्रयासों का भारत ने समर्थन किया है और भारत आगे भी शांति के प्रयास का समर्थन करेगा। तो एक संदेश है जो यूरोपीय खेमा है, यूरोपीय खेमों के लिए भी, कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच के संघर्ष को खत्म करने के पक्ष में है और उसके लिए शांति के जो भी प्रयास में भारत से बन पड़ेगा, भारत करेगा, जो भी सहयोग की स्थिति बनेगी। और जब राष्ट्रपति पुतिन से सामने कैमरे के सामने ये बात उन्होंने कही है, तो निश्चित तौर पे जब द्विपक्षीय बैठक अभी चल रही है, उस बैठक में भी इनके रोड मैप पे निश्चित तौर पे एक चर्चा होगी। और राष्ट्रपति पुतिन ने पहले भी कहा था, एक बयान दिया था कि जब नरेंद्र मोदी के साथ वो बात करेंगे तो इस पर एक असेसमेंट अपनी तरफ से प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने पहले भी एक फोन करके बताया था और आज भी निश्चित तौर पर इसमें बातचीत होगी, जो भी एक बड़ा संदेश होगा पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल अखिलेश, यानी कि साफ तौर पर यह समझा जाए कि रूस की बात हो या यूक्रेन की बात हो, भारत की तरफ
दोनों ही देश एक विश्वास की नज़रों से साफ तौर पर देख रहे हैं और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बातचीत भी की थी एससीओ समिट में जाने के लिए। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जा रहे थे एससीओ सम्मेलन के पहले, उसके पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से फ़ोन आया था और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह सकते हैं कि अनुरोध किया कि वो एससीओ के मंच पर जब जा रहे हैं तो वहाँ पे जिन नेताओं से बात होगी उनका इशारा इसी था कि निश्चित तौर पे राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत की बातचीत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी और उस बैठक में वो शांति के प्रयासों के लिए उन जो सारे प्रयास चल रहे हैं उनमें तेज करने की जो है उसमें मदद करें। तो एक तरीके से कहें कि पुतिन को भारत पे भरोसा था, जिस तरीके से जेलेंस्की कह रहे थे, तो उसका मतलब है कि भारत पुतिन से अनुरोध करे, भारत पुतिन के साथ जब बात हो तो उसमें कहे कि इसमें अब शांति होनी चाहिए। जेलेंस्की का यह भी कहना था कि वो पुतिन के साथ सीधे बातचीत करने को तैयार है। अब पुतिन को तैयार होना है कि वो सीधे बातचीत करेंगे जेलेंस्की से कि नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे जब चर्चा हुई है और हो रही है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जेलेंस्की के लिए भी एक इंतजार की घड़ी है कि नरेंद्र मोदी के साथ जब बातचीत होगी उसके बाद किस तरीके का संदेश आता है रूस और यूक्रेन जो संघर्ष चल रहा है उस पर, क्योंकि एक दारोमदार भारत पर भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का भी जो सप्लाई चेन उस संघर्ष से बाधित हो रहा है, तो एक भारत की भी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी को भारत बखूबी पूरा करता है। जब से इस संघर्ष की शुरुआत हुई है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए भी थे यूक्रेन में और उन्होंने यूक्रेन से भी एक संदेश दिया था। तो निश्चित तौर पर जो जेलेंस्की का अनुरोध है उस अनुरोध के बारे में जरूर चर्चा होगी राष्ट्रपति पुतिन के साथ। अखिलेश, रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में ये जो आज द्विपक्षीय बैठक हो रही है, इसको किस तरह से आप एक विस्तृत रूप देते हुए नजर आ रहा है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक अस्थिरता का माहौल है, लेकिन ये द्विपक्षीय बैठक भारत और रूस के बीच जो हो रही है वो व्यापारिक साझेदारी को और किस तरह से गहरा करती हुई नजर आएगी, किस तरह से और बढ़ाते हुए नजर आएगी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत की है टैरिफ वार को थोपने की पूरी दुनिया पे, तो सारे देश जो है अपॉर्चुनिटी अन्य जगहों पे देख रहे हैं। जहाँ जहाँ भी आयात निर्यात की स्थितियाँ बढ़ाई जा सकती हैं वहाँ सभी देश प्रयास कर रहे हैं। और भारत ने भी, जैसा कि पहले भी बयान दिया है, कि तकरीबन 40 देशों के संपर्क में है कि उन लोगों से हमारा आयात और निर्यात का संबंध बढ़े। और जहाँ तक रूस की बात है तो रूस के बीच और भारत के बीच व्यापारिक संबंध को बहुत सारी चीज़ें टैप करने की ज़रूरत है। भारत तो रूस से हथियार लगातार लेता रहा है क्योंकि एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है रूस में, कई मसलों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता रहा है, तेल भी भारत ले रहा है। लेकिन जो रूस को भारत से आयात करना चाहिए वो जो एरिया है वो जो बहुत अनटैप्ड रहा है, रूस ने उस मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो निश्चित तौर पे आज जब ऐसी स्थिति है तो सभी जो मित्र देश हैं, मित्र देशों को सामने आकर जो आयात निर्यात के बीच का जो असंतुलन है, मान लो हमें अमेरिका के साथ अगर व्यापार में जो एक अड़चनें आई हैं, उन अड़चनों को, उन जो व्यापार के अवसर थे उन अवसरों को कैसे रूस पूरा कर सकता है, अपने मार्केट में भारत को जगह दे सकता है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आज का जो संघर्ष है वो रूस और यूक्रेन के बीच का जो संघर्ष है निश्चित तौर पर एक युद्ध की शक्ल ले रहा है। उधर गाजा में हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष है वह भी एक युद्ध की शक्ल ले चुका है। लेकिन इस बीच में जो व्यापार है, जो लोगों की जरूरतें हैं, उन लोगों की जरूरतें खत्म नहीं हुई है और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा इस बात की दरकार होती है कि व्यापार को संतुलित चलाया जाए, व्यापार जो सप्लाई चेन है उसको बनाया जाए। तो इस मामले में रूस और भारत के बीच का जो यह शिखर सम्मेलन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का, ये बहुत ही अहम है उस मसले पर भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एससीओ समिट के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है और तमाम अपडेट हमसे साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन। इसके साथ ही समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।